आज हम रक्त मोक्षण के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शल्य तंत्र सब्जेक्ट में मुख्यतया जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है सर्जिकल, जिसमें कि जो 8 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए गए हैं उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस में प्रयोग होता है। और इसके अलावा पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स, जिनमें के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अतिरिक्त जो अन्य उपयंत्र या अनुशस्त्र हैं उसमें से कुछ का मुख्यतः प्रयोग होता है, जैसे कि छार है, अग्नि है और इसके अलावा जलोका है, श्रृंग है, अलाबू है आदि आदि। रक्त मोक्षण को हम लोग शस्त्र कर्म में भी काउंट कर सकते हैं और साथ ही साथ पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स में भी काउंट कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि यदि हम रक्त मोक्षण का प्रयोग विभिन्न सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से कर रहे हैं तो वो एक तरीके का सर्जिकल प्रोसीजर ही है, और यदि हम विदाउट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे हैं जिसको कि हम अशस्त्रकृत कहते हैं, उसको बेसिकली पैरासर्जिकल प्रोसीजर के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो रक्त मोक्षण बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 शस्त्र की सहायता से किए जाते हैं जिनको प्रच्छान और सिरावेद कहते हैं, और 3 बिना शस्त्र के किए जाते हैं जिनको श्रृंग, जलोका और अलाबों की सहायता से किया जाता है। रक्त मोक्षण से पहले, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात यह है कि सुश्रुत ने रक्त को एक महत्वपूर्ण सबस्टांस बताया है। सुश्रुत कहते हैं देहस्य रुधिरम मूलम, यानी कि देह का जो मूल है वो रुधिर है। अर्थात सुश्रुत इस बात को समझते थे कि एक निश्चित मात्रा से अधिक यदि रक्त का स्राव होता है तो वो शरीर में जीवन की स्थिति के लिए संकट पैदा कर सकता है। तो उन्होंने कहा देहस्य रुधिरम मूलम, देह का जो मूल है वो रुधिर है, उसकी रूट है वो, तो उसका यत्नपूर्वक संरक्षण करना चाहिए। क्यों? रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त में ही जीव की स्थिति है। जीवन जो होता है, जो वाइटलिटी है वो रक्त में ही है, और रक्त अधिक मात्रा में निकल गया तो जीवन पे संकट उत्पन्न हो सकता है। तो एक तो बात यहाँ पे ये कही गई। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी बात यहाँ पे ये भी कही कि जो व्यक्ति निरंतर रक्त मोक्षण का अभ्यास करते हैं, रक्त मोक्षण शीलानाम, ऐसे व्यक्ति जो रक्त मोक्षण शील हैं, एक निरंतर, एक रेगुलर इंटरवल पर रक्त मोक्षण कराते हैं, शरीर से रक्त का निर्हरण कराते हैं, उनको कुछ डिजीज़ जो हैं बॉडी में वो नहीं होती है। जैसे त्वक दोषः, सबसे पहला है स्किन डिसऑर्डर, जो त्वचा के जो दोष हैं, ग्रंथि, जो ग्रंथियां हैं, जो डिफरेंट टाइप की जो स्वेलिंग है, सोफ रोग, यानी कि जो भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हैं, शोणितिजाश्चर्य या रक्त से होने वाले जो रोग हैं, रक्त मोक्षण शीलानाम न भवन्ति कदाचन। तो जो लोग रक्त मोक्षणशील या रक्त मोक्षण का निरंतर अभ्यास कराते हैं उसमें ये डिजीज़ बेसिकली नहीं होती हैं। तो देखिए ये एक ऐसा उदाहरण है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो ब्लड डोनेशन है उसको कराने से बचते हैं, और उनको ऐसा सोसाइटी में हमारी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसमें ये लोग ये समझते हैं कि भाई हमको रक्त मोक्षण नहीं, ब्लड डोनेशन नहीं कराना है, और उसके कराने से शरीर में बहुत सारी वीकनेस या अलग अन्य चीज़ें आ जाएंगी। ऐसा नहीं है। जो लोग निरंतर रक्त मोक्षण का अभ्यास कराते हैं उनको उससे बेनिफिट होता है, क्योंकि बॉडी और बोन मैरो स्टिमुलेशन होता है और नई सेल्स बनती हैं। तो एक निश्चित मात्रा में जो रक्त मोक्षण है या उसका जो समकक्ष जो है वो ब्लड डोनेशन है, यदि वो कराया जाए तो वो अच्छा है। तो उस समय में प्राचीन काल में ये प्रथा थी कि एक ऋतु विशेष के अनुसार हम जो लोग थे, जो हमारे सोसाइटी में जो लोग थे, वो सब रक्त मोक्षण कराया करते थे अलग अलग माध्यमों से। कुछ लोग बेसिकली गोस रिंग का प्रयोग करके लोग ऐसा रक्त मोक्षण कराया करते थे, कुछ अलाबों के प्रयोग से करते थे, कुछ लीच का प्रयोग करते थे। और लीच तो वैसे भी जो है यूजुअली होती रहती थी, क्योंकि जो लोग तालाबों में जाते थे उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं लीच तो लगी जाती थी।
और साथ ही साथ अगर शरीर में, पूरे शरीर में दोष फैला हुआ था तो वहाँ पे वो सिरावेद का भी प्रयोग कराते थे और प्रच्छान कर्म भी। तो इस प्रकार से ये पांचों जो विधियाँ हैं रक्त मोक्षण की, वो समय समय पर सभी लोग कराते थे। तो ये कई बार ये लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा आयुर्वेद में मिलता है? तो उसका एक ये उदाहरण यहाँ पर है बेसिकली, कि जिसमें सुश्रुत ने कहा है रक्त मोक्षणशील लोग जो होते हैं उनमें ना त्वचा के रोग होते हैं, ना ग्रंथि होती है, ना शोथ रोग होते हैं, कोई इन्फ्लेमेटरी जैसे किसी को एब्सिस हो गया, सेलुलाइटिस हो गया, वो भी नहीं होता है, और जो रक्त से होने वाले रोग हैं वो भी बेसिकली नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इसका अभ्यास निरंतर रूप से किया जाना चाहिए। वही रक्त मोक्षणशील यानी कि बॉडी से रक्त का निकालना। अब उस ज़माने में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बेसिकली कॉन्सेप्ट थ्रू वेंस नहीं था। सामान्यतया जो हमारे शास्त्रों में रक्त की कमी होने पर जो रक्त का आधान है यानी कि बॉडी में रक्त का जो है वो, उसका जो रूट था वो ओरल और रेक्टल था, क्योंकि इंट्रावीनस रूट बेसिकली आयुर्वेद में वर्णित नहीं है। उसके समान कुछ और चीज़ें आयुर्वेद में वर्णित हैं। जैसे यदि किसी औषधि का डायरेक्ट ब्लड में पहुंचाना है तो उसको क्या करना है कि बॉडी में पर्टिकुलरली स्कैल्प के ऊपर एक काक पद के समान कट लगा करके वहाँ पे मेडिसिन को डाल के उसको रख देना है, तो वो जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट ब्लड में चली जाएगी। तो ऐसा वर्णन तो मिलता है कि किसी मेडिसिन को हम पैरेंट्रल रूट से यानी कि ब्लड में कैसे भेजें, लेकिन इंट्रावीनस यानी कि जो सिरा हैं, सिरा वेद का वर्णन मिलता है, लेकिन वहाँ से केवल ब्लड लेटिंग का है यानी कि ब्लड को केवल निकालने का वर्णन मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी दवाई को उस माध्यम से वर्णन है, लेकिन इनडायरेक्ट ऐसे सारे वर्णन मिलते हैं। इट मीन्स के हमारे आचार्यों को ये कॉन्सेप्ट तो था कि डायरेक्ट यदि कोई ड्रग ब्लड में हम पहुंचा सकते हैं तो वो क्विक एक्ट करेगी, और पर्टिकुलरली जो विष की अवस्था है, विष में जहाँ बॉडी में हमें तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ऐसा वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ब्लड में उसको मेडिसिन को पहुँचाने के लिए काकपद यानी कि कट लगा करके वहाँ पे मेडिसिन का प्रयोग किया है एक तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं उस पैरेंट्रल रूट के समकक्ष आता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली, उसको कह सकते हैं। तो लेकिन जो रक्त के आधान की जो विधियाँ हैं उसमें बेसिकली रक्त की वस्ती जो कि रेक्टल रूट से दिया जा सकता है, या रक्त का पान जैसे बकरे आदि के रक्त का पान, और यकृत का भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से रक्त का महत्व तो उतना ही है जितना आज के ज़माने में है। बस एक हम चीज़ ये कह सकते हैं कि एक इंट्रावीनस जो इनोकुलेशन है वो वहाँ पे वर्णन नहीं मिलता है। तो आज से करीब वो 4000 साल पहले की व्यवस्था है, आज की व्यवस्था में तो ये आसान ही है बेसिकली। तो जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं हमको उसका लाभ लेना चाहिए, और अभी जो आयुर्वेदिक इंजेक्शंस की जो कुछ फार्मेसीज़ ने शुरू किया था उसके रेगुलेशंस की इश्यूज होने के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन ऐसी आशा है कि भविष्य में शायद जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनका हम लोग पैरेंट्रल रूट से प्रयोग कर पाएंगे। तो अब ये जो रक्त मोक्षण की 5 विधियाँ कौन कौन सी, जैसे अभी 2 जो है विधियाँ वो शस्त्र के प्रयोग से, जिसमें के प्रच्छान और सिरावेद हैं, और 3 में बेसिकली जिसमें के शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, उसमें श्रृंग, जलोका और अलाबू का वर्णन यहाँ पे मिलता है बेसिकली। जलोका का वर्णन मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कर चुका हूँ, उसकी डिटेल्स कैसे उसको ब्रीड करना चाहिए वो भी एक नया हमारा टॉपिक है, और आने वाले समय में एक अच्छा बिजनेस का जो है वो मॉडल रहेगा वो आने वाले समय में, तो उस पर अभी से काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा गौ श्रृंग और अलाबू के कुछ मॉडिफिकेशंस अभी हैं। वो जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें गौ श्रृंग का प्रयोग किया जाता था, अब उसकी जगह पे वैक्यूम जो सक्शंस हैं उनका यूज़ होने लगा है, और जो अलाबू है उसकी जगह पे जो कपिंग है उसका भी वहाँ पे अब यूज़ होने लगा है बेसिकली। तो अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों की चर्चा करते हैं। ये जो 5 उपाय हैं ये किन किन परिस्थितियों में करने चाहिए, इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है? क्या हम सब जगह हम जनरलाइज्ड जलोका का ही प्रयोग करें या श्रृंग का प्रयोग करें? देखिए, इसके बारे में अलग अलग तरीके से 2 तरीके से सुश्रुत ने डिस्क्रिप्शन दिया है। पहला डिस्क्रिप्शन तो है कि जो साइट स्पेसिफिक है कि बॉडी में कोई पर्टिकुलर साइट और कंडीशन ऑफ ब्लड, उसके अकॉर्डिंगली हम इन 5 टूल्स का स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल सुश्रुत ने शारीर स्थान में इस बात की विस्तृत व्याख्या की है। एक श्लोक उन्होंने वहाँ पे दिया है कि किस किस स्थानों पर जो है हमको ये प्रयोग करना चाहिए। पहला है अवगाढ़े जलोकाश्यात। तो अवगाढ़ जो शब्द है ये दो अर्थों में प्रयुक्त होता है बेसिकली। एक तो गाढ़ यानी कि डीपर टिश्यूज़, यदि कोई पैथोलॉजी डीपर टिश्यू है, अवगाढ़ यानी कि गूढ़ मूल है, डीप सीटेड है, डीप रूटेड है। अवगाढ़े जलोकाश्यात यानी कि अवगाढ़ स्थिति में जलोका का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा, अवगाढ़ को सांद्र रूप में भी ले सकते हैं। यदि रक्त में कहीं ना कहीं सांद्रता है यानी कि क्लोटिंग मैकेनिज्म वहाँ पे डेवलप हो रही है, क्लोट्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में होता है, तो ऐसी अवस्था में अवगाढ़े जलोकाश्यात वहाँ पे जलोका का प्रयोग करना चाहिए। तो यदि डीप सीटेड कोई पैथोलॉजी है और या वहाँ पे क्लोटिंग मैकेनिज्म डेवलप हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमको बेसिकली जलोका का प्रयोग करना है। तो अवगाढ़े जलोकाश्यात। प्रच्छान पिंडिते हितम। यदि रक्त पिंडित रूप में यानी कि किसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड हीमेटोमा बन गया है, जैसे इंजरी के बाद देखा होगा आपने, या अन्य अनेक कारणों से जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वहाँ पे सबक्यूटेनियस हीमेटोमा फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको उस कंडीशन में हमको वहाँ पे छोटे छोटे जो प्रच्छान में जो कट्स लगते हैं, लाइनियर, रिजु, असंकीर्ण, जिसका एक वर्णन सुश्रुत ने दिया है, उसके बारे में जब प्रच्छान की बात करेंगे तो डिटेल में डिस्क्रिप्शन वर्णन करेंगे वहाँ पे। तो प्रच्छान पिंडित अवस्था में यानी कि हीमेटोमा की कंडीशन में बेसिकली हमको इसका प्रच्छान का प्रयोग करना चाहिए। तो दो विधियाँ यहाँ पे क्लियर हो गई। श्रृंगालाबु त्वची स्थिते, यानी कि यदि दोष त्वचा में है, बहुत सुपरफिशियल है, डीप नहीं है, सुपरफिशियल है, और यह सबक्यूटेनियस रीजन में है, बहुत नीचे के जो टिश्यूज़ हैं उनमें नहीं है, सुपरफिशियल पैथोलॉजी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखिए, जब भी हम श्रृंग का या अलाबू का प्रयोग करते हैं तो बेसिकली वो जब हम थोड़ा प्रच्छान तो करते ही हैं, तो वो जो उस लोकलाइज्ड का थोड़ी सी मात्रा में ब्लड वहाँ से ड्रेन होता है। तो इसलिए लोकलाइज्ड जो स्किन के ऊपर जो पैथोलॉजी है वहाँ पे श्रृंग और अलाबू का प्रयोग करना चाहिए। और अब पांचवा आता है सिरावेद। सिरा अंग व्यापके। जब बॉडी में जनरलाइज्ड दोष हों, पूरी बॉडी में जनरलाइज्ड या सिस्टमिक जब दोष चला गया होगा, तब हम जो है सिरा का वेद करें, ताकि जो है ओवरऑल जो ब्लड है अंदर का पूरे शरीर का निकले। यहाँ भी आचार्यों को सारी जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म थी वो क्लियर थी कि किस किस कंडीशन में कौन सा प्रयोग करना है। यदि पूरी बॉडी में जो दोष है वो चला गया है, डिसऑर्डर चला गया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक लोकल पार्ट पे श्रृंग या अलाबू लगाने से कोई बहुत बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम रक्त की मात्रा का निर्हरण होता है। और सिरावेद करने पे पर्याप्त मात्रा का हम ब्लड लेटिंग कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो ज़्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकलेगा, और फ्रेश जो हीमोपोइसिस होगी उससे बॉडी की जो टॉक्सिक स्टेटस है वो इम्प्रूव, मतलब उसमें कमी आएगी, टॉक्सिसिटी में कमी आएगी। और तो ये पांचों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमको इसका यूज़ करना है। इसके अलावा जो दोषिक क्लासिफिकेशन है आयुर्वेद में, बेसिकली जो दोष के आधार पर जो चीज़ें आती हैं, उसमें आप जानते हैं कि सुश्रुत ने 13वें अध्याय में सूत्र स्थान में भी इसको क्लियर किया वहाँ पे, कि स्निग्ध होने से, जो चिकना होने से गाय का जो सींग है, गो श्रृंग जो है, उसको वात दुष्टि में प्रयुक्त किया जाएगा। यानी कि जब वात की दुष्टि है, जब शरीर में जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप के पेन्स हो रहे हैं, सुक्ति हो रही है, और ऐसे जो वात जन्य लक्षण है, यदि उस लक्षणों से रक्त की दुष्टि हो रही है तो वहाँ पे गोश्रृंग का प्रयोग किया जाएगा। और जो लीच है, चूँकि वो पानी में रहती है और पानी में रहने के कारण से वो शीत होती है और वो पित्त का शमन करती है, तो पित्तज दुष्टि में बेसिकली जो है लीच का प्रयोग किया जाएगा। और यदि कफ की दुष्टि है, किसी पर्टिकुलर पार्ट में कंडू और स्तंभ आदि अधिक मात्रा में है, उनसे रक्त की दुष्टि हो रही है, तो उस कंडीशन में जो कि अग्नि का प्रयोग अलाबू में होता है, इसलिए वहाँ पे अलाबू का यानी कि गौड़ या कपिंग का प्रयोग किया जाता है। ये दोषिक क्लासिफिकेशन के आधार पर इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब बेसिकली किया गया है। और सिरा वेद का तो सीधा सीधा जो है वो जब पूरे शरीर में दोष इन्वॉल्व होता है और तब उसका प्रयोग
किया जाता है। इस प्रकार से हमको ये जस्टिफाई करना है अलग अलग स्थानों पे कि कहाँ पे से हमको कौन सा टूल्स बेसिकली यूज़ करना है। अब बात यहाँ पे एक ये आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि क्या हम बॉडी में उपस्थित सभी सिराओं का वेद कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो यहाँ पे बॉडी में जो अवैध सिराएँ हैं उसका अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे उसको। उन सिराओं को वेद नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सुश्रुत ने जो वैद्य सिराएँ हैं जिनका हमको बेसिकली पंक्चर करना है, उन सारी सिराओं में बेसिकली मैक्सिमम जो सिराएँ हैं वो शाखाओं में हैं। शाखा मीन्स अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। मैक्सिमम इनमें ऐसी सिराएँ हैं जिसका वेद आसानी से किया जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। ऑब्वियसली जब हम कोई ऐसी सिरा जो किसी मर्म के आसपास के क्षेत्र में है या मर्म के साथ संबद्ध है, उसका वेद करने से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे। तो सबसे पहला एनाटॉमिकली हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस सिरा का हम वेद करने जा रहे हैं वो वेद्य है, वो इंडिकेटेड है सिरा वेद के लिए। और ऐसी सिराएं जो अवैध हैं, यानी कि जिनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया है कि जिनका प्रयोग बेसिकली जिनका वेद नहीं करना है और जिनके वेद करने से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, वो अवैध सिराएं जो कि 98 होती हैं, उनका प्रयोग बेसिकली वेदन के लिए नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये है। और इसके बाद जो है केवल यही नहीं, जो सिरा वेदन की टेक्निक है उसका डिस्क्रिप्शन भी डिटेल्स में सुश्रुत ने बताया है कि हमको स्पेसिफिकली सबसे पहले क्या करना है। जिस स्थान की सिरा का वेद करना है उसका उत्थापन करना है, उत्थापन करने के बाद ही उसका पंक्चर करना है। और अभी जो बेसिकली यहाँ पे ये बात आती है कि जो सिरा वेदन के हमारे पास टूल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो अलग अलग प्रकार से ही सिरा का वेदन होता है। ऐसा नहीं है कि इन जनरल, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जो ब्रीहिमुख शस्त्र है, यानी कि जो आईवी कैनुला है या हाइपोडर्मिक निडल की सहायता से जो सिरा वेद किया जाता है, उसमें तो हम वेन को पंक्चर कर देते हैं और उसको ब्लड को निकलने देते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आरा है। तो आरा स्पेसिफिकली जो छोटी कुल्हाड़ी के जैसी ये आरा शस्त्र है, कुठारी का है, कुल्हाड़ी के जैसा जो छोटा शस्त्र है, इनसे सिरा का जो पेरीफ्री है उसमें हल्का सा ऊपर की तरफ कट लगाया जाता है। और उसमें इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से हम लेंगे। आज जनरलाइज्ड रक्त मोक्षण के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो ये बात यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको रक्त मोक्षण जिसमें करना होता है उसमें टूल्स कौन सा यूज़ करने हैं, कौन कौन सा इनमें से यूज़ करना है। उसके बाद डिसाइड करने के बाद हमको फिर उसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद फिर हम उसको आगे एग्जीक्यूट करना है। और ये जो पांचों के पांचों जो हमारे पास टूल्स हैं रक्त मोक्षण के, इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है ब्लड की वो ऑब्वियसली सिरावेद में ही आती है, बाकी में इतना नहीं आता है। क्योंकि यदि हम लीच की बात करें तो एक लीच अधिकतम 10 ml के आसपास, 10 से 15 ml के आसपास ब्लड को सक करती है। और यदि हम एक सिटिंग में 3 से 4 लीचेस भी लगाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम 30 से 40 ml से ज़्यादा ब्लड को बेसिकली नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मात्रा निकलती है और जिसमें हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है सिरावेद। क्योंकि सिरावेद करने के बाद जो ब्लड है वो स्वयं अपने आप में ही धीरे धीरे सेटल हो जाता है एक निश्चित मात्रा निकलने के बाद। यहाँ पे जो मात्रा है बेसिकली अधिकतम वो 16 पल है, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि रक्त मोक्षण में पर्टिकुलरली सिरावेद की बात मैं यहाँ पे करता हूँ, उसमें अधिकतम जो मात्रा होनी चाहिए वो 16 पल होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो सारंगधर ने इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर दिया है, क्योंकि पुराने समय के और सारंगधर का जो काल है बेसिकली वो 13वीं सदी, तो वहाँ तक आते आते उन्होंने उसको थोड़ा और रेशनलाइज कर दिया है। वो कहते हैं कि जो प्रस्थ है बेसिकली, क्योंकि शब्द यहाँ पे प्रस्थ आया है, तो प्रस्थ मात्रा मैक्सिमम है और प्रस्थ में जो है वो 16 पल की। और यहाँ पे इन्होंने सारंगधर ने कहा है कि हमको अधिकतम जो मात्रा रखनी चाहिए वो 13.5 पल रखनी चाहिए। अब 13.5 पल को जब हम आधुनिक हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो वो करीब करीब 520
ग्राम या लगभग 500 ml के आसपास उसको मान के चलिए आप। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 500 ml के आसपास तक बॉडी से ब्लड निकालना एक फिजियोलॉजिकल लिमिट में आता है। उससे ज़्यादा यदि ब्लड निकलेगा तो ऑब्वियसली हाइपोवोलीमिया डेवलप हो जाएगा। तो हमको किसी भी कंडीशन में हाइपोवोलीमिया नहीं डेवलप करना है और उसको फिजियोलॉजिकल लिमिट में ही रखने देना है। तो इस कारण से यदि देखा जाए तो जो इसकी अधिकतम मात्रा है वो वैसे एक प्रस्थ है। ये प्रश्न उसमें एंट्रेंस टेस्ट में भी बेसिकली पूछे जाते हैं। और यदि इसकी अधिकतम मात्रा सारंगधर मतानुसार कहीं पे कोई प्रश्न आता है तो उन्होंने जो अधिकतम मात्रा बताई है वो 13.5 पल बताई है। तो 13.5 पल को जब आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग जो है वो 520 के आसपास 54 तोला आएगी। तो 54 तोला आएगी तो उसको 10 ग्राम से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 540 ग्राम आएगा। लगभग जो हाफ लीटर है उतना ब्लड बॉडी से निकाला जा सकता है। लेकिन उसके बाद यदि आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बेसिकली। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हमको कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है, उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी हमको अपनानी पड़ती है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट। क्योंकि निश्चित रूप से यदि आप सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट प्रॉपरली कर रहे हैं तो आगे कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस कम रहते हैं। इसी के साथ साथ सिलेक्शन के साथ ही उसके पैरामीटर्स और वो सब तो हमको देखने ही है, उसके साथ साथ ही रोगियों की प्रॉपर काउंसलिंग भी होनी चाहिए। समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि इन जो हमारी इंडियन कल्चर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमको लोगों को समझाना पड़ता है और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए इसका जो काउंसलिंग है किसी भी रोगी की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसको समझाना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसके रिज़ल्ट क्या क्या हो सकते हैं, आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए। और एक बात और महत्वपूर्ण है, देखिए सुश्रुत ने जगह जगह पर इस बात का उल्लेख किया है कि हम कोई भी अगर प्रोसीजर करने चाह रहे हैं किसी रोगी पर तो हमारे पास उसकी एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। रोगी का हमारे पास एक रिटन कंसेंट होनी चाहिए कि हम आपको ये करने जा रहे हैं। कभी भी रोगी और उसके जो परिजन हैं उनकी कंसेंट के बिना कोई भी प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा वर्णन है? यस, सुश्रुत ने स्पेसिफिकली वर्णन किया है। और उन्होंने अश्मरी के प्रकरण में, जब अश्मरी की जो शल्य चिकित्सा थी उस ज़माने में जब पेरिनियल लिथोटोमी करते थे तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते थे, रोगियों की मृत्यु भी हो जाती थी और जो बचते थे उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस आते थे, मूत्रस्रावी व्रण बन जाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत, यानी कि अगर चिकित्सा नहीं करेंगे तो मृत्यु निश्चित है और चिकित्सा कर देंगे तो फिर थोड़ा संशय है, वो बच भी सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए तस्मादा आपृच्छय है, इसलिए कर्तव्यम ईश्वरम साधुकारिणा, इसलिए रोगी के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी भलाई के लिए आपृच्छय यानी कि पूछ कर, उसके और उसके परिजनों को पूछकर उनसे कंसेंट लेकर के ये करना चाहिए। तो जो भी लोग ये सब चिकित्सा का अभ्यास करते हैं उनके पास प्रॉपरली एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। रोगी को सारी बातें बताई जानी चाहिए कि हम क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर करेंगे, इसके रिजल्टेंट क्या होंगे। तो उससे क्या होता है कि जब वो प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड होता है और उसको आउटकम के बारे में डिटेल में बता दिया जाता है तो फिर समस्याएं कम होती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि एक कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, जैसे रोगी आता है, रोगी किसी दूसरे के द्वारा भेजा जाता है, आप उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं और रिपोर्ट देख के उसको आप ऑपरेशन एडवाइस कर देते हैं, वो ऑपरेशन के लिए तैयार होता है, आप ऑपरेशन कर देते हैं। सपोज इस कहीं प्रोसेस में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई या कोई समस्या हुई तो तुरंत जो है वो एक उग्रता का माहौल बनता है, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, कोर्ट केस होते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक जो कम्युनिकेशन है और काउंसलिंग है उसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, आप कोई काम करें या ना करें वो एक अलग विषय है, लेकिन आप
का स्किल एक अपनी अलग जगह है, और जो आपका वर्बल स्किल है, रोगी को कम्युनिकेट करना है और उससे काउंसलिंग के द्वारा उसको सारी चीज़ें बतानी है, उसके बाद रोगी की जो अपनी इच्छा है उसके अनुसार काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं उनको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सोसाइटी में ये बहुत सारी चीज़ें घटी हैं और हम नित्य प्रतिदिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि जो चिकित्सक गण हैं उनके साथ अभद्रता बहुत सामान्य है। कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई रोगी जब एडमिट होता है तो उसके पास बहुत सारे लोग भर्ती जो उसके परिजन हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते थे, हम समझाते थे कि भाई यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे इन्फेक्शन के चांस है, कोई समझता नहीं था। तो अनेक बार हम लोगों ने दूसरे मेथड से उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि इस रोगी में हमको थोड़ी सी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप लोग यहीं रहें, कहीं जाएं ना, तो फिर अच्छा रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो सब लोग भाग जाते थे। तो हम लोगों ने वार्ड्स को खाली कराने के लिए इस प्रकार की मेथड्स जो है, हालांकि ये एक अलग चीज़ है, मैं इसको आउट ऑफ द वे जाके इस तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे समस्या क्या आती है कि सोसाइटी में जो ओवरऑल एक स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, उससे ये सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए एक पेशेंट डॉक्टर की जो रिलेशनशिप की बात है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग, उसको आउटकम और उसमें पॉजिटिव आउटकम भी आ सकते हैं, नेगेटिव आउटकम भी आ सकते हैं, इन सब को देखते हुए बेसिकली हमको आगे इस चिकित्सा पे बढ़ना है। तो यहाँ पे ये जनरल जो चीज़ें रक्त मोक्षण और उसके लाभ के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब आपको कर दिया गया है।